Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 5th of July 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exams. Question is, while doing endotracheal tube suctioning, suction catheter should be inserted. किसी क्लाइंट में एंडोट्रेकियल ट्यूब लगी है और आप उसका सक्शन कर रहे हैं, तो आपको इस ईटी ट्यूब सक्शन कैथेटर को कितना इंसर्ट करना चाहिए? ऑप्शन ए, टोटल लेंथ ऑफ कैथेटर, जितना लंबा सक्शन कैथेटर है पूरा इंसर्ट कर देना चाहिए। ऑप्शन बी, टिप ऑफ द नोज टू ईयर एंड ईयर टू चेस्ट, कैथेटर को माप कर नोज से ईयर और ईयर से चेस्ट इस लेंथ का हमें इंसर्ट कर देना चाहिए। ऑप्शन सी, इंसर्ट द कैथेटर बियॉन्ड द कैरिना, जिस जगह पर कैरिना है यानी कि जो ट्रैकिया है वो बाइफरगेट होती है, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, उस लेवल तक हमें इसे इंसर्ट करना चाहिए। ऑप्शन डी, टिल ऑब्स्ट्रक्ट द कैथेटर इन ट्रैकिया, जब तक कैथेटर ट्रैकिया में ऑब्स्ट्रक्शन महसूस ना करे यानी उसमें रुकावट ना आ जाए इंसर्शन में, तब तक इंसर्ट करना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। जब भी हम सक्शन कैथेटर को इंसर्ट करते हैं तो उसे हमेशा उस लेंथ तक इंसर्ट करना चाहिए जहां पर उसमें रुकावट महसूस ना हो। जैसे ट्रेकिया के अंदर आपने ये कैथेटर इंसर्ट किया, ये कैरिना पॉइंट पर जाकर टच हो जाता है, इससे आगे ये मूव नहीं कर पाता है। आप उस लेंथ तक इसे इंसर्ट करेंगे और उसके बाद सेक्शन अप्लाई करके इसे रोटेट करते हुए पीछे की तरफ मूव करेंगे, जिससे कि यहाँ मौजूद सारा सिक्रेशन इसके द्वारा बाहर सक कर लिया जाएगा और क्लाइंट में जो रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो रही थी वो सॉल्व आउट होने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफरेंस बिटवीन डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक प्रेशर इज। अगर किसी क्लाइंट में आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को घटा देते हैं तो आने वाली वैल्यू क्या कहलाती है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी के बारे में आप जानते ही हैं। किसी भी क्लाइंट का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर में ऊपर वाली रीडिंग है वो यहाँ पर सिस्टोलिक बीपी की कहलाती है और जो नीचे वाली रीडिंग है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इन दोनों रीडिंग्स का जो डिफरेंस है वो किस टर्म द्वारा डिनोट किया जाएगा ये आपको बताना है। पल्स प्रेशर, पल्स डेफिसिट, कार्डियक आउटपुट या ब्लड प्रेशर। Yes, option A is absolutely correct. It is called pulse pressure. सिस्टोलिक बीपी में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को माइनस करने पर जो वैल्यू आएगी उसे हम पीपी यानी कि पल्स प्रेशर के रूप में जानते हैं। पीपी इक्वल्स एस बीपी माइनस डीबीपी। पीपी इक्वल्स एस बीपी माइनस डीबीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल इज। नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल कितना होता है ये आपको बताना है। 0.3 से 0.6, 0.2 टू 0.4, 1.4 टू 2.8, 0.7 टू 1.4 mg per dl। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल जो होता है वो 0.7 से 1.4 mg per dl के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the mesoderm gives rise to all the following structures in the fully developed fetus except। किसी पूरी तरह से डेवलप हो चुके बच्चे में मेसोडर्म द्वारा किस पर्टिकुलर पार्ट को डेवलप नहीं किया जाता? गोनेट्स, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम।
जब किसी फीटस में 3 सप्ताह का प्रेगनेंसी पीरियड पूरा हो जाता है, 3 सप्ताह का गेस्टेशनल पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो इस बच्चे के जो एम्ब्रियोनिक टिश्यूज होते हैं वो 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स के अंदर डिवाइड होते हैं। सबसे पहली लेयर होती है एंडोडर्म, उसके बाद आता है मीजोडर्म और लास्ट में आता है एक्टोडर्म। ये 3 लेयर्स पूरे शरीर के अलग-अलग सिस्टम, ऑर्गन्स आदि का निर्माण करती हैं और इस क्वेश्चन के अंदर सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नर्वस सिस्टम का जो निर्माण है वो मीजोडर्म द्वारा नहीं होता। हमारी जो मीजोडर्म है इसके द्वारा गॉनेड्स, मस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जेनाइटल डक्ट, किडनी, यूरेटर, डर्मिस, कार्टिलेज, बोन, कनेक्टिव टिश्यू, इन सभी का डेवलपमेंट किया जाता है। इसके अलावा कार्डियक मसल, ब्लड वेसल, ब्लड बोन मैरो, ये सब भी मीजोडर्म द्वारा ही बनते हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका निर्माण एक्टोडर्म द्वारा किया जाता है। जितने भी नर्व टिश्यूज होते हैं, एपिडर्मिस ऑफ स्किन है, मेमोरी ग्लैंड है, न्यूरो एपिथेलियम ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स हैं, हेड के कंपोनेंट्स हैं, इन सभी का निर्माण एक्टोडर्म द्वारा होता है। और हमारी जो एंडोडर्म है उसके द्वारा एपिथेलियन लाइनिंग, जो कि सभी ऑर्गन्स के अंदर इंटरनल लाइनिंग के रूप में पाई जाती है, उसका निर्माण किया जाता है। इसके अलावा स्पर्म और oocytes का निर्माण भी इसी एंडोडर्म द्वारा किया जाता है। होपफुली ये कॉन्सेप्ट अब आप भूलेंगे नहीं। 3 सप्ताह की उम्र पर हमारा बच्चे का जो एम्ब्रियोनिक टिश्यूज हैं वो 3 अलग-अलग लेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इनसे फिर पूरी बॉडी का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज accumulation of gas into GI tract and cause abdominal distension is known as। GI ट्रैक्ट में गैस का बनना और रुकना जिससे कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाता है, किस टर्म द्वारा डिनोट की जाती है? फ्लैचुलेंस, इन्फेस्टेशन, मीटियोरिज्म या फिर ब्लॉटिंग? पेट में गैस बनती है और इससे पेट फूला-फूला लगता है, तो ये किस टर्म द्वारा डिनोट किया जाता है? अगर आप ऑप्शन ए सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। फ्लैचुरेंस का मतलब होता है कि जो एब्डोमेन या इंटेस्टाइन में गैस बनी है उसको एनल ओपनिंग द्वारा बाहर निकालना, जो वहां से गैस निकल रही है उसे हम फ्लैचुलेंस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। मेटियोरिज्म वह कंडीशन है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण इंटेस्टाइन में नेक्रोसिस होने पर डेवलप होती है। मान लीजिए किसी क्लाइंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा नेक्रोसिस हो जाता है, अपना काम नहीं कर पाता है और इस एरिया में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा लगातार जो गैस बनाई जा रही है, वो नेक्रोस्ड एरिया के कारण आगे पास नहीं की जा पाती है। वो गैस वहीं पर उसी हिस्से में रुकने लगती है, इकट्ठा होने लगती है, जिससे क्लाइंट का पेट फूला-फूला रहता है, उसे एब्डोमिनल डिस्टेंशन रहता है, तो ये कंडीशन मेटियोरिज्म के रूप में जानी जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद नेक्रोसिस के कारण एब्डोमेन एरिया में गैस का रुकना मेटियोरिज्म के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज skin from animals can be used for grafting. It is termed as। मान लीजिए किसी क्लाइंट का एक्सीडेंट हो गया या उसे बर्न इंजरी हो गई, तो इस वजह से उसकी शरीर की किसी एक एरिया की स्किन पूरी तरह से जल चुकी है, हट चुकी है। अब इस हिस्से में स्किन का वापस से जर्मिनेशन करवाने के लिए किसी और स्पीशीज़ या दूसरे व्यक्ति की स्किन को लेकर इस पर लगाया जाता है, जिसे स्किन ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो अगर ये जो स्किन हम इसमें लगाएँगे,
ये स्किन अगर किसी एनिमल से ली जाए तो इसे क्या नाम दिया जाएगा? हेट्रोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, होमोग्राफ्ट, मीसोग्राफ्ट। स्किन ग्राफ्टिंग के लिए अगर स्किन किसी एनिमल से ली जाती है और ह्यूमन में लगाई जाती है तो इस प्रकार का जो ग्राफ्ट है वो क्या कहलाएगा? ये इसे हम हेट्रोग्राफ्ट का नाम देते हैं। अगर मान लीजिए किसी एनिमल से आपने स्किन लेकर ह्यूमन में लगाई है, तो इसे आप हेट्रोग्राफ्ट के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि एलोग्राफ्ट क्या होता है, होमोग्राफ्ट क्या होता है, तो आप क्या बताएँगे? अगर जो ग्राफ्ट है वो सेम स्पीशीज से लिया जाता है तो इसे हम एलोग्राफ्ट या होमोग्राफ्ट के रूप में जानते हैं। और अगर ग्राफ्ट किसी आइडेंटिकल ट्विन से लिया गया है यानी दो ट्विन्स थे उनमें से एक को इंजरी हुई तो दूसरे पर्सन से हमने स्किन का एक हिस्सा लेकर उसमें इम्प्लांट किया तो ऐसी अगर ग्राफ्टिंग होती है तो उसे हम आइसोग्राफ्ट के नाम से जानते हैं। इट इज कॉल्ड आइसो graft between identical twins. Next question is a nurse is collecting a health history from a client who has a diagnosis of cancer of tongue for which risk factor commonly associated with cancer of the tongue should the nurse assess when collecting the client's history. इन चारों ऑप्शंस में से आपको उस रिस्क फैक्टर का सिलेक्शन करना है जो कि टंग कैंसर के लिए इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। टंग कैंसर के लिए, जीभ के कैंसर के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए नेल बाइटिंग, ऑप्शन बी पुअर डेंटल हैबिट्स, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंट गम च्यूइंग, ऑप्शन डी लार्ज कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। The right answer is option 4, लार्ज कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। अगर कोई व्यक्ति लगातार बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल इंटेक करता है, तो अल्कोहल के कारण उसमें टंग कैंसर डेवलप हो सकता है। इट इज़ अ रिस्क फैक्टर। जो अल्कोहल होता है वो म्यूकोज़ा को इरिटेट करता है और लगातार म्यूकोज़ा के इरिटेट होने के कारण वहाँ पर कैंसर डेवलप हो सकता है। So large consumption of alcohol is the greater risk factor for developing tongue cancer. Next, नॉर्मल ऑनकोटिक प्रेशर कितना होता है? ऑनकोटिक प्रेशर के बारे में आप सभी जानते ही हैं। हमारी ब्लड वेसल के अंदर एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जो कि ब्लड वेसल्स में मौजूद लिक्विड या फ्लूइड को यहाँ से बाहर नहीं जाने देता, ब्लड वेसल के अंदर बनाए रखने का काम करता है और इस प्रोटीन के द्वारा जो प्रेशर मेंटेन किया जाता है उसे ऑनकोटिक प्रेशर का नाम देते हैं। अब इस प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है ये आपको बताना है। The right answer is 32 to 36 mm of Hg। 32 से 36 mm of Hg नॉर्मल ऑनकोटिक प्रेशर के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which postpartum client should the nurse conclude that methyl ergonovine malate is contraindicated? इनमें से किस पोस्टपार्टम क्लाइंट को आप मिथाइल एर्गोनोवाइन ड्रग नहीं दे सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है? ऑप्शन ए क्लाइंट विद अ ब्लड प्रेशर ऑफ 120/60, क्लाइंट विद हार्ट रेट 60, क्लाइंट विद बीपी 140/100, क्लाइंट विद रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 12। डिलीवरी के बाद इनमें से वुमेन में कौन सी फाइंडिंग होने पर आप उसे मिथाइल
एर्गोनोवाइन मैलेट ड्रग नहीं दे सकते? सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये मिथाइल एर्गोनोवाइन मैलेट किस कैटेगरी की ड्रग है। तो आप चाहें तो नोट करें, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, काफ़ी पहले पूछी गई है एग्जाम में। एर्गोट एल्केलॉइड्स, यहाँ पर जो मिथाइल एर्गोनोवाइन मैलेट है ये एर्गो एल्केलाइड ग्रुप की मेडिसिन है, और इसका जो इस्तेमाल होता है वो डिलीवरी के बाद यूट्रस से जो ब्लीडिंग होती है उसे रोकने में किया जाता है। यानी यूट्रस से डिलीवरी के बाद अगर किसी वुमेन को ब्लीडिंग हो रही है तो उसे रोकने के लिए ये एर्गोट एल्केलॉइड ड्रग दी जाती है। अब याद रखिएगा, अगर किसी वुमेन का ब्लड प्रेशर पहले से ही बढ़ा हुआ है, जो कि यहाँ ऑप्शन सी के अंदर बताया गया है 140/100, तो ऐसे क्लाइंट्स को हम ये मेडिसिन नहीं दे सकते, क्योंकि इस मेडिसिन के इफेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा होता है। और अगर क्लाइंट का बीपी पहले से ही बढ़ा हुआ है और आपने ये मेडिसिन दे दी, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण बहुत हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा क्लाइंट का, जो कि उसमें वाइटल ऑर्गन्स के डैमेज का कारण बन सकता है, कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा सकता है, इवन डेथ तक हो सकती है। तो याद रखिएगा, डिलीवरी के बाद अगर किसी वुमेन को यूट्रस से ब्लीडिंग हो रही है, यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, तो आप इसे मैनेज करने के लिए उसका ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद ही मिथाइल एर्गोनोवाइन मैलेट का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट therapeutic use of electricity induced seizure in treatment of mental disorders is related to Binney and Carliti, D. Goldman, Arnold A. Snackim, Sigmund Freud. The correct answer is option A, Binney and Carletti. बिनी एंड कार्लिटी ये वो पर्सन थे जिन्होंने मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर, जैसे कि डिप्रेशन के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया था, और इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के रूप में जानते हैं। सिंपली आपसे पूछा जा रहा था कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव की डिस्कवरी किसने की थी, तो आपको बताना है बिनी एंड कार्लेटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूट्रिशनल एजुकेशन गिवन टू अ क्लाइंट विथ हीमोग्लोबिन 10 ग्राम पर डीएल। अगर किसी पेशेंट को, किसी व्यक्ति को हीमोग्लोबिन लेवल 10 ग्राम पर डीएल हो जाए, तो आप इसे कौन सी एजुकेशन देना चाहेंगे? प्रिपेयर फूड इन आयरन कंटेनिंग वेसल्स, यूज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स, टेक deworming tablets, all the above. हीमोग्लोबिन लेवल अगर 10 ग्राम पर डीएल आ गया है, तो इसका मतलब है कि क्लाइंट में हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, उसे एनीमिया जैसी डिजीज कंडीशन है। और इस समय हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर आरबीसी और हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ पर इस क्लाइंट को कहेंगे कि आप ऐसे सभी बर्तनों में खाना बनाएं या खाना खाएं जो कि आयरन से बने हैं, लोहे के बने हैं। क्योंकि अगर आप लोहे के बर्तनों में खाना बनाएँगे, तो खाने में कहीं न कहीं आपको आयरन कंटेंट मिलेगा, जिससे आपकी बॉडी में आयरन डेफ़िशिएंसी दूर होगी और आप में आरबीसी, हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ने लगेगा। सो ऑप्शन ए करेक्ट। इसके अलावा जितनी भी लीफ़ी वेजिटेबल्स हैं, पत्तेदार सब्जियाँ हैं, जितनी भी लेग्यूम्स हैं, उनके अंदर पर्याप्त मात्रा में अ, विटामिन्स होते हैं, विटामिन बी9, विटामिन बी12 होते हैं, और इनकी अगर शरीर में कमी नहीं होगी तो आरबीसी का मैच्योरेशन प्रॉपर हो पाएगा, जिससे कि एनीमिया कंडीशन रिज़ॉल्व होगी, एचबी लेवल बढ़ने लगेगा। इसके अलावा हम पेशेंट को डीवॉर्मिंग टैबलेट्स देते हैं। डीवॉर्मिंग का टैबलेट्स का मतलब होता है ऐसी टैबलेट्स जो कि वॉर्म्स को
यानी पेट में अगर कोई कीड़े मौजूद हैं, वर्म्स मौजूद हैं, तो उन्हें किल करने का काम करती हैं। तो ये टैबलेट्स भी देकर हम क्लाइंट में एचबी लेवल, ब्लड लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो जिन लोगों के अंदर हीमोग्लोबिन या खून की कमी है, उनमें ये तीनों ऑप्शंस का इस्तेमाल करवाकर हम अ, इस चीज को सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में कुल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 45, 46, 47, 48। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। टर्नर सिंड्रोम में कुल 45 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज। इन चारों ऑप्शंस में से कोरोनरी आर्टरी डिजीज के डेवलपमेंट का हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर कौन सा है, आनुवांशिक रिस्क फैक्टर कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्मोकिंग या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज। हेरिडिटरी शब्द का मतलब है अनुवांशिक, या जो पहली पीढ़ी से उन्हें जीन्स के थ्रू मिला है, और ऐसी कंडीशन फैमिली हिस्ट्री जेनेटिक रीजन कहलाती है। यानी कि अगर किसी बच्चे के माता पिता को हार्ट डिजीजेस था और ये डिजीज उनके जीन्स के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच जाता है, तो ये यहाँ पर हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर के रूप में जाना जाएगा। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब होता है हमारे हार्ट को कोरोनरी आर्टरीज द्वारा ब्लड सप्लाई पहुंचाई जाती है। अब इन कोरोनरी आर्टरी में कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कोई क्लॉट बन जाए, जिसकी वजह से हार्ट तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाए, तो ये कंडीशन कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रूप में जानी जाती है। Next question is relationship between the long axis of fetus and the long axis of uterus is known as। जब बच्चा यूट्रस में होता है तो यूट्रस के लॉन्ग एक्सिस और फीटस के लॉन्ग एक्सिस के बीच की रिलेशनशिप किस रूप में, किस टर्म द्वारा डिनोट की जाती है? प्रेजेंटेशन, एटीट्यूड, लाई, पोजीशन। जैसे कि मान लीजिए ये यूट्रस है, ये सर्विक्स वाला हिस्सा है, और ये बेबी है यूट्रस के अंदर। अब बेबी का जो ये लॉन्ग पार्ट है, लॉन्ग एक्सिस है, और यूट्रस का जो ये लॉन्ग एक्सिस है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, ये किस रूप में जाना जाता है? यस, एग्जैक्टली, इट इज कॉल्ड लाई। मदर के लॉन्ग एक्सिस और बच्चे के लॉन्ग एक्सिस के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसे लाई कहते हैं, और यूनिवर्सली ये लॉन्गिट्यूडिनल होता है, यानी बच्चे का जो नॉर्मल कॉमन लाई है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर इज। आपको मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर पता करना है। 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 23 to 30 mm of Hg। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। जो मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर होता है वो 20 से 25 mm ऑफ Hg के बीच होता है। सबसे पहले इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर प्रेशर होता क्या, कितना है। हमारे हार्ट के राइट वेंट्रिकल से निकलकर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने साथ ले जाती है और लंग्स तक पहुंचाती है। इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो 30/20 mm ऑफ Hg के आसपास होता है। यानी इसके अंदर जो हाईएस्ट प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर है, वो 30 होगा, और लोवेस्ट प्रेशर या डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो
20 mm ऑफ Hg होता है। अब हमें अगर मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है कि जो डायस्टोलिक प्रेशर है उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद जो वैल्यू आती है उसमें सिस्टोलिक प्रेशर को ऐड कर देते हैं और फिर इसे 3 से डिवाइड करते हैं। तो ऐसा करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारा मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर के रूप में जानी जाएगी। अब यहाँ पर वैल्यू रखिएगा, यहाँ पर जो डायस्टोलिक वैल्यू है वो यहाँ दी गई है 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सिस्टोलिक वैल्यू दी गई है 30, यहाँ 30 लिख दीजिए। अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आएगा 70/3 और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू अराउंड ऑप्शन सी के इक्विवेलेंट आएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cancers derived from pluripotent cells most often presenting in the testicle or ovary। टेस्टिस और ओवरी का कैंसर जो कि प्लूरिपोटेंट सेल्स से शुरू होता है क्या कहलाता है? लिम्फोमा, सार्कोमा, ब्लास्टोमा, जर्म सेल ट्यूमर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। प्लूरिपोटेंट सेल से अगर कैंसर की शुरुआत हुई है और अगर इसकी वजह से टेस्टिस और ओवरीज प्रभावित हो रही हैं तो हम इसे जर्म सेल ट्यूमर का नाम देते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर contraindication of giving ECT to the patient is। इन चारों में से किस कंडीशन के होने पर आप पेशेंट को ECT नहीं दे सकते? इट इज contraindicated। ऑप्शंस आर alcoholism, bronchial asthma, myocardial infarction, increased intracranial pressure। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। किसी भी क्लाइंट में अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर ICP बढ़ा हुआ है और उसकी बॉडी में किसी भी प्रकार का मेटल इम्प्लांटेड है यानी मेटेलिक डिवाइस इम्प्लांटेड है तो आप उसे कभी भी ECT नहीं देंगे। ये दो कंडीशन है जो कि ECT के एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन को बताती हैं। बढ़ा हुआ इंट्राक्रेनियल प्रेशर और मेटालिक इम्प्लांट, इन दो कंडीशन के होने पर आप कभी भी पेशेंट को ECT नहीं दे सकते। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस होती हैं जिनमें विशेष गाइडेंस के साथ फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ECT डिलीवर की जा सकती है, जैसे कि सेरिब्रल एन्यूरिज्म है। इसमें भी मान लीजिए कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है लेकिन इसका लेवल देखा जाता है, उसके बाद ये चीज़ डिसाइड की जाती है। यदि सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है तो भी आप क्लाइंट को नहीं दे पाएंगे। सेरिब्रल हेमरेज की कंडीशन में, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की कंडीशन में, ये सभी चीज़ें हैं जहाँ पर आप ये ECT नहीं यूज़ कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाउन सिंड्रोम इंक्रीज रिस्क ऑफ। अगर किसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम है तो उसमें किस डिजीज के डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है? हिर्सप्रंग डिजीज, ल्यूकीमिया, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला या फिर एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर। डाउन सिंड्रोम डिजीज को हम ट्राइसोमी 21 डिजीज के रूप में भी जानते हैं बिकॉज इसमें जो क्रोमोसोम नंबर 21 है वहाँ पर 2 की बजाय 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 3 कॉपीज इसकी पाई जाती हैं। इस डिजीज से, डाउन सिंड्रोम से सफरिंग बच्चों में फेशियल अपीयरेंस थोड़ा अलग होती है, उनकी जो मानसिक योग्यता है यानी कि इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो नॉर्मल से कम होती है, उसमें डेवलपमेंट डिलेज देखने को मिलते हैं
उनके पाल्मर क्रीज वहाँ पर नहीं देखने को मिलती। ये कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं जो कि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में देखने को मिलती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए हिर्शस्प्रंग डिजीज़। अगर किसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो जाता है तो उसके अंदर हिर्शस्प्रंग डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। हिर्शस्प्रंग डिजीज़ को हम कंजेनाइटल ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन के रूप में जानते हैं, यानी कि इस डिजीज़ से सफरिंग बच्चे की इंटेस्टाइन के अंदर गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से जो स्टूल है उसका आगे मूवमेंट नहीं होता, पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं हो पाती और इसकी वजह से बच्चे में जो इंटेस्टाइन है वो ब्लॉक्ड मानी जाती है, बच्चा स्टूल पास नहीं कर पाता और फिर ऑपरेशन करके हमें इस चीज़ का सॉल्यूशन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीवर की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट को किस नाम से जाना जाता है? No options for this question. The right answer is हेपेटोसाइट। लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इसके अंदर पाई जाने वाली सेल्स को कहा जाता है, इसका नाम है हेपेटोसाइट। विर्चो ट्रायड। विर्चो ट्रायड के अंदर तीन चीजों को इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले है हाइपर कोagulability, दूसरा आता है वीनस स्टैसिस और तीसरा आता है एंडोथेलियल इंजरी। विर्चो ट्रायड अगर आपसे पूछ लिया जाए किससे संबंधित है तो आप बता सकते हैं ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस कंडीशन में देखा जाता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस कंडीशन होने पर विर्चो ट्रायड देखने को मिलता है, जिसमें तीन चीजें हैं, हाइपर कोएगुबिलिटी, वीनस स्टैसिस और एंडोथेलियल इंजरी। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। Next question is a client being treated for hypertension reports having a persistent hacking cough. What class of antihypertensive should the nurse identify as a possible cause of this response when reviewing a list of the client medications? किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन कंडीशन थी और इसे मैनेज करने के लिए इन चारों में से कौन सी मेडिसिन यदि उसे लगातार दी जाए तो उसमें परसिस्टेंट हैकिंग कफ डेवलप हो सकता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। एसीई इनहिबिटर्स, थियाजिड डायूरेटिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, इनमें से किस कैटेगरी की ड्रग के लगातार इस्तेमाल से परसिस्टेंट हैकिंग कफ हो सकता है? ऑप्शन वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एसीई इनहिबिटर्स यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, ये ग्रुप वह मेडिसिन है जो कि हमारे कफ रिफ्लेक्स को सेंसिटिव बना देती है, इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देती है और इसकी वजह से जो कफिंग है वो बढ़ जाती है। इसे कई बार हम एसीई कफ के रूप में भी जानते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, जो लोग लगातार एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ग्रुप की मेडिसिन हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए लेते हैं, इस मेडिसिन के कारण उनका जो कफ रिफ्लेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से क्लाइंट को लगातार खांसी आती रहती है, हैकिंग कफ जैसी कंडीशन होती है। इसके अलावा जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं वो कफिंग से रिलेटेड इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज during the first day after delivery, a nurse assesses the patient's fundus and notices that feels woggy. Which of the first action the nurse should perform? किसी वुमेन में डिलीवरी के बाद यूट्रस के फंडस एरिया का असेसमेंट किया जाता है और यूट्रस के फंडस एरिया को टच करने पर ये काफ़ी ज़्यादा बॉगी फील होता है, सॉफ्ट फील होता है। तो इस सिचुएशन में नर्स द्वारा लिया गया पहला एक्शन कौन सा होगा?
ऑप्शन ए, इस चीज को डॉक्यूमेंट कर देंगे। ऑप्शन बी, पेशेंट को यूरिन पास या वॉइड करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी, फंडस एरिया पर मसाज करेंगे। ऑप्शन डी, फिजिशियन को बताएंगे। डिलीवरी के बाद अगर यूट्रस का ऊपर वाला हिस्सा सॉफ्ट फील होता है, नरम महसूस होता है, बॉगी फील होता है, तो इसका मतलब है यूट्रस ने अपनी कॉन्ट्रैक्ट होने की क्षमता खो दी है, यानी कि उसके अंदर अब टोन नहीं बची है, यूट्रस अब एटॉनिक हो चुका है, यानी कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रहे हैं। और अगर यूट्रस में डिलीवरी के बाद कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, तो वहाँ की ब्लड वेसल्स पर दबाव नहीं पड़ेगा और वहाँ से फिर क्लॉट फॉर्मेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी और इसमें ब्लीडिंग होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर क्लाइंट में डिलीवरी के बाद यूट्रस अगर टाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहा है, तो आप तुरंत वहाँ पर मसाज करना शुरू कर देंगे, ताकि उस एरिया में यूट्रस की जो ब्लड वेसल्स हैं, उन पर दबाव पड़े, क्लॉटिंग प्रोसेस सही से हो सके और ब्लीडिंग ना हो या हो रही है तो रुक जाए। ये यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट एक्शन के रूप में एज़ अ नर्स आपको परफॉर्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 20 years old preemie gravida patient admitted with severe pregnancy-induced hypertension is given intravenous magnesium sulfate. The nurse should obtain which of the following information? एक 21 साल की प्रीमी ग्रेविडा मदर है जिसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कंडीशन है और इसके ट्रीटमेंट के लिए उसे मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग दी जा रही है। इस ड्रग को देने के बाद एज अ नर्स आप इस क्लाइंट में किस फाइंडिंग या ऑप्शन का असेसमेंट करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं, यूरिनरी आउटपुट पर एवरी 8 आवर्स, हर 8 घंटे में यूरिनरी आउटपुट चेक करेंगे। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एवरी 4 आवर्स, रेस्पिरेटरी रेट असेसमेंट, बीपी एवरी 6 आवर्स। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4 दिया जाता है और इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट के रूप में हमें इस पेशेंट में रेस्पिरेटरी रेट डिप्रेशन देखने को मिल सकता है, इसलिए हम क्लाइंट में रेस्पिरेटरी रेट का असेसमेंट करेंगे। अगर किसी क्लाइंट को MgSO4 दिया जा रहा है, तो उसका जो रेस्पिरेशन है स्लो हो सकता है, तो हमें उसका रेस्पिरेशन प्रॉपर्ली चल रहा है या नहीं, इस चीज़ का असेसमेंट करना चाहिए। और अगर किसी क्लाइंट को MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम इसके एंटीडोट के रूप में कैल्शियम ग्लूकोनेट का इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट का इस्तेमाल MgSO4 के अगेंस्ट एंटीडोट के रूप में की जाती है, इसके इफ़ेक्ट को हटाने में किया जाता है। इसके अलावा जो ये MgSO4 है, ये एक्लेम्पशिया कंडीशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में माना जाता है। मोस्टली जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनमें प्रेगनेंसी से पहले हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन नहीं रहती, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद ये डिज़ीज़ उनमें आ जाता है। इसी वजह से प्रेगनेंसी में आए हाई ब्लड प्रेशर कंडीशन को हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के रूप में जानते हैं और ये कंडीशन मोस्टली वुमेन्स के अंदर 20 वीक्स की प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद देखने को मिलती है। 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी पूरी होने के बाद वुमेन में PIH डेवलप होता है। यहाँ पर हमने एक्लेम्पशिया की बात की। एक्लेम्पशिया में 2 टाइप्स आप देख सकते हैं, प्री एक्लेम्पशिया और एक्लेम्पशिया। जब किसी प्रेग्नेंट वुमन को प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर रहे, प्रोटीनूरिया रहे, एडिमा रहे, तो ये कंडीशन प्री एक्लेम्पशिया कहलाती है। अब प्री एक्लेम्पशिया के साथ वुमेन को कन्वल्जन्स आने लगे या वो कोमा में चली जाए, तो ये कंडीशन एक्लेम्पशिया के रूप में जानी जाती है और प्री एक्लेम्प्टिक वुमेन एक्लेम्पशिया में कन्वर्ट ना हो जाए, इसे ही रोकने के लिए MgSO4 दिया जाता है। ये क्वेश्चन अपकमिंग नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या यहाँ बताई गई सारी बातों को
रिवाइज करके सुन सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कुल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 45, 46, 47, 48। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is to be evaluated initially for a patient admitted with hemorrhoids? अगर कोई पेशेंट हेमरॉइड्स या पाइल की कंप्लेन के साथ हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो आप इस पेशेंट में सबसे पहले कौन सा टेस्ट करवाना चाहेंगे? आरबीएस, एलएफटी, आरएफटी या इलेक्ट्रोलाइट्स? The right answer is option B, लीवर फंक्शन टेस्ट। हेमरॉइड्स या पाइल्स वाले पेशेंट में हम शुरुआत में लीवर फंक्शन टेस्ट इसलिए करवाते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए ये क्लाइंट का लीवर है और यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई पहुँचाने वाला पोर्टल सिस्टम है, पोर्टल ब्लड वेसल सिस्टम है, उसके अंदर हाई प्रेशर के कारण पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण जो रेक्टल एरिया की ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं और उसमें हेमरॉइड्स जैसे साइंस देखने को मिलते हैं। पेन, इचिंग, डायलेशन, ब्लीडिंग, ये सभी साइंस देखने को मिलते हैं। तो हमें इस चीज़ का असेसमेंट पहले कर लेना चाहिए कि कहीं ये लीवर फंक्शन लीवर के हाइपरटेंशन के कारण तो नहीं हो रहा है। अगर लीवर में हाइपरटेंशन है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, तो हम उस चीज़ को मैनेज करके इस कंडीशन को टाल सकते हैं। अगर लीवर हेल्दी है तो फिर ये एग्ज़ैक्ट हेमरॉइड्स हो सकता है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि नॉर्मल पोर्टल प्रेशर होता कितना है, तो आप बता सकते हैं 5 टू 10 एमएम ऑफ एचजी, यानी लीवर के अंदर जो प्रेशर होता है ब्लड वेसल्स के अंदर वो 5 से 10 एमएम ऑफ एचजी के बीच होता है। इससे ज़्यादा यदि प्रेशर बढ़ता है तो फिर हम उसे पोर्टल हाइपरटेंशन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग एमआई client is advised to do leg exercises and ambulation to prevent complication। किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन आया, उसके बाद इस पेशेंट को लेग एक्सरसाइजेस करने की सलाह दी जाती है। किस कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए ये सलाह दी गई है, ये आपको चूज करना है। लिम्फेडिनोपैथी, प्रेशर अल्सर, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, एयर एम्बोलिज्म। हार्ट अटैक आने के बाद पेशेंट को हम पैरों की एक्सरसाइज करने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि पेशेंट के जो पैर वाला हिस्सा है, वहाँ की जो डीप वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें क्लॉट बनने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है और ये क्लॉट यहाँ से निकल कर लंग्स तक अगर चला गया तो क्लाइंट की लाइफ मुश्किल में आ सकती है। इसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। तो सिंपली कहें तो अगर पेशेंट बेड पर लेटा रहेगा, पैरों की एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो पैरों से ब्लड ऊपर की तरफ बॉडी में वापस नहीं लौट पाएगा, यानी कि वीनस रिटर्न नहीं हो पाएगा। ये ब्लड पैरों में रुकने लगेगा और रुके हुए ब्लड में क्लॉट बनेगा, जिससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप हो जाएगा, डीवीटी डेवलप हो जाएगा। तो पेशेंट में हम कहते हैं कि आप अगर संभवतः खुद से एक्सरसाइज कर सकें, तो अपने पैर के पंजे को नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ लगातार मूवमेंट करें, जिससे कि यहाँ ब्लड नहीं रुकेगा और क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्लाइंट में डीप वेन थ्रोम्बोसिस जैसी कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client has a prescription for a dose of digoxin 0.25 mg IV push. Available is a vial containing 0.125 mg per ml. The nurse should draw up millimeters to administer the dose.
डॉक्टर द्वारा कहा गया है कि हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए आपको उसे डिगॉक्सिन ड्रग 0.5 mg सॉरी 0.25 mg आईवी एडमिनिस्टर करनी है और आपके पास जो अवेलेबल ड्रग की वाइल है उसमें 0.125 mg पर ml के हिसाब से ड्रग अवेलेबल है, तो आप इस वाइल से कितना ml ड्रग लेकर क्लाइंट को एडमिनिस्टर करेंगे कि उसमें 0.25 mg ड्रग पहुंच जाएगी। सॉल्व दिस ड्रग डोज कैलकुलेशन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया है, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। जब भी हमें दी गई डोज के हिसाब से डोज को कैलकुलेट करना होता है तो उसका ये फॉर्मूला होता है, हमारे पास अवेलेबल डोज कितनी है और हमें कितनी डोज चाहिए और उसे फिर हम अमाउंट को ml में जो होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो अवेलेबल फॉर्म ऑफ ड्रग है वो है 0.125 और हमें चाहिए डिज़ायर डोज, यानी क्लाइंट को 0.25 mg हमें डोज लगाना है। तो जब आप इस इक्वेशन और यहाँ ml में रहेगा ये अमाउंट 1 मान के चलिए, आप इसे 1 ml के हिसाब से मान के चलिए इसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0.125 mg पर ml के हिसाब से ड्रग दी गई है, तो हम यहाँ पर 1 मान के चलते हैं। जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो सीधा-सीधा आपके पास 2 ml आएगा, तो यही यहाँ पर सही आंसर है। अगर इस वाइल से आप पूरी 2 ml ड्रग निकाल कर क्लाइंट में एडमिनिस्टर कर देते हैं, तो उसमें डिगॉक्सिन का 0.25 mg डोज़ पहुँच जाएगा। Next question is the voltage needed to produce seizure while giving ECT is। अगर किसी क्लाइंट को आप इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देना चाह रहे हैं तो सीजर्स प्रोड्यूस करने के लिए इस थेरेपी में कितना वोल्ट इस्तेमाल किया जाएगा? 180 टू 220, 40 टू 70, 150 टू 180 या 70 टू 150? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को हम सीवियर डिप्रेशन वाले पेशेंट में एज अ ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, सीवियरली डिप्रेस्ड पर्सन्स में ट्रीटमेंट के लिए इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें सीजर्स प्रोड्यूस करने के लिए हम क्लाइंट के टेम्पोरल एरिया में इलेक्ट्रोड्स को लगाकर 70 से 150 वोल्ट्स का करंट डिलीवर करते हैं, जिससे कि उसकी बॉडी में सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। एग्जैक्टली कहें तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में 90 से 150 वोल्ट का करंट पास किया जाता है। एवरेज अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं 110 वोल्ट का, और इसे 0.1 से 1.0 सेकंड्स के लिए दिया जाता है, यानी 1 सेकंड से भी कम समय के लिए इतना वोल्ट उसमें दिया जाता है और इसके बाद क्लाइंट के अंदर जनरलाइज्ड कन्वर्जन्स देखने को मिलते हैं, जिसमें टॉनिक फेज और क्लॉनिक फेज होती है। टॉनिक फेज इस सीजर एक्टिविटी के दौरान 10 सेकंड्स की होती है, जिसमें पर्सन की जो पूरी बॉडी है वो रिजिड हो जाती है, टाइट हो जाती है, अकड़ जाती है। उसके बाद शुरू होती है क्लॉनिक फेज। इसकी ड्यूरेशन अराउंड 25 से 30 सेकंड की होती है, जिसमें क्लाइंट को जर्किंग मूवमेंट होती है, उसके शरीर में झटके होते हैं, उसे मिर्गी जैसी कन्वर्जन वाली एक्टिविटी होती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें टोटल कितना मिली एम्पियर करंट पास किया जाता है, तो आप बता सकते हैं 200 से 16 मिली एम्पियर्स तक करंट पास किया जाता है। एक बार पूरे कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी ईसीटी किसी भी क्लाइंट के ब्रेन वाले हिस्से में, टेम्पोरल वाले हिस्से में इलेक्ट्रोड्स को लगाकर करंट डिलीवर करके दिया जाने वाला प्रोसेस है, जिससे कि ब्रेन में सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं और बॉडी में कन्वर्जेंस देखने को मिलते हैं।
इससे बेसिकली जो सीवियरली डिप्रेस्ड पेशेंट हैं उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद मिलती है। इस प्रोसेस में हम 90 से 150 वोल्ट का करंट पास करते हैं जो कि 0.1 से 1 सेकंड्स के लिए दिया जाता है। इस करंट को देने के बाद क्लाइंट में जनरल कन्वर्जन्स आते हैं जिसमें टॉनिक फेज और क्लॉनिक फेज 2 फेजेस होती हैं। पहले टॉनिक फेज शुरू होती है जिसमें बॉडी पूरी तरह से अकड़ जाती है, रिजिड हो जाती है, टाइट हो जाती है, उसमें किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होती और ऐसा शुरू के 10 सेकंड तक होता है। उसके बाद क्लाइंट में क्लॉनिक फेज शुरू होती है जो कि 25 से 30 सेकंड तक चलती है। उसमें क्लाइंट की बॉडी में जर्किंग मूवमेंट होती है, अनकंट्रोल्ड जर्किंग मूवमेंट होती है जिसमें क्लाइंट को झटके लगते हैं, सिंपली कहें तो कन्वर्जन्स आते हैं, दौरे पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज केयरफुल to ensure that a total parenteral nutrition infusion is discontinued gradually, what complications should the nurse be aware that this measure will prevent? किसी पेशेंट को यदि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी दी जा रही हो, तो आप इस थेरेपी से पेशेंट को अचानक डिसकंटिन्यू नहीं करते, यानी कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी को हमेशा धीरे-धीरे बंद किया जाता है। इस सिचुएशन में अगर किसी पेशेंट को अचानक से टीपीएन थेरेपी डिसकंटिन्यू कर ली जाए, तो उसमें कौन-सी कंडीशन डेवलप हो सकती है? एक बार फिर से समझिएगा, अगर टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी किसी पेशेंट को दी जा रही है और आपने अचानक उसे डिसकंटिन्यू कर दिया, तो इस पेशेंट में कौन-सी कंडीशन डेवलप हो सकती है? ऑप्शन ए, रीफीडिंग सिंड्रोम, हाइपोवॉलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया या फिर रिबाउंड हाइपोग्लाइसीमिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रिबाउंड हाइपोग्लाइसीमिया। जब क्लाइंट को टीपीएन थेरेपी दी जा रही होती है तो इससे हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हाई रहता है और हमारा जो पैंक्रियाज है इसी लेवल के अकॉर्डिंग इंसुलिन को सिक्रीट करता है। अब अगर आपने अचानक से इस थेरेपी को डिसकंटिन्यू कर दिया तो ये बढ़ा हुआ इंसुलिन लेवल जो है हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन कॉज कर सकता है। तो हमें कभी भी इसे सडनली या एब्रप्टली डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। इसे धीरे-धीरे, स्लोली-स्लोली बंद किया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे इंटरफेयर विद द वुंड हीलिंग? इनमें से कौन सा ऑप्शन वुंड हीलिंग को प्रभावित कर सकता है, यानी कि घाव भरने को प्रभावित कर सकता है? हाई प्रोटीन डाइट, कीपिंग सराउंडिंग एरिया ड्राई, मॉडरेट एक्टिविटी, कॉन्स्ट्रिक्टिंग बैंडेज। किसी पेशेंट में कोई घाव था, कोई चोट था, वुंड था, उस व्यक्ति ने इनमें से किस फाइंडिंग को यदि यूज़ किया, तो उसमें घाव भरने की रफ्तार धीमे हो सकती है, यानी इसके ठीक होने की संभावना घट सकती है। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। देखिएगा, अगर चोट लगने के बाद आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, तो इससे आपके मसल और फाइबर्स का निर्माण बढ़ जाएगा और आपकी वुंड हीलिंग अच्छे से हो पाएगी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर। अगर आप एरिया को ड्राई रखते हैं, तो वहाँ किसी प्रकार का फर्दर इन्फेक्शन नहीं होगा और वुंड हीलिंग भी तेज होगी, तो ये इंटरफेयर नहीं करेगा, सो रॉन्ग आंसर। अगर जिस जगह पर चोट लगी है या घाव है, उस जगह की एक्टिविटी को आप कुछ समय के लिए थोड़ा कम करेंगे, तो एक्टिविटी कम होने के कारण वहाँ पर जो स्किन के हीलिंग प्रोसेस है वो तेज होगा और जल्दी ही घाव भर जाएगा। तो ये मॉडरेट एक्टिविटी करना भी घाव के भरने को मदद करता है। लेकिन अगर आपने जिस जगह घाव था उसके ऊपर बहुत टाइट कसकर अगर ड्रेसिंग लपेट दी है, ड्रेसिंग बाँध दी है, तो उस जगह तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाएगी और ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचेगी तो वहाँ प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा और न्यूट्रिशन ऑक्सीजन की कमी के कारण जितनी अच्छी हीलिंग होनी चाहिए, उतनी तेज़ हीलिंग नहीं हो पाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपने
वुंड के ऊपर कंस्ट्रिक्टिंग बैंडेज बांधी है तो इससे जो वुंड हीलिंग है वो स्लो डाउन हो सकती है। सो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एम्स नॉर्सेट एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक।